नमस्ते दोस्तों, यो मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ राजेश नोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे थे। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हैं। उसमें से पहला जो भेद है वह है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को ही विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं और इन वाक्यों को कैसे पहचानना है यह देखते हैं। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: जिस वाक्य में किसी कार्य या क्रिया के होने या करने का पता चले उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। छात्रों देखिएगा, कोई भी एक ऐसा वाक्य कि उस वाक्य में क्रिया के करने का या क्रिया के होने का पता चलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि विधानवाचक वाक्य कैसे होते हैं। महाराष्ट्र एक राज्य है। अभी महाराष्ट्र एक राज्य है, यह एक वाक्य हुआ है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? ठीक है, तो ये है एक क्रिया है। तो ये है क्रिया जो है यहाँ पर महाराष्ट्र एक राज्य होने का बोध करा रही है। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है, इस पहले वाक्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्रिया के होने का पता यहाँ पर चल रहा है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं आज रात का खाना खाऊंगा। तो अभी दूसरे वाक्य में अगर हम ठीक से देखेंगे, मैं आज रात का खाना खाऊंगा, इस वाक्य को अगर हम ठीक से देखेंगे तो यह पता चलेगा कि क्रिया के करने की बात हो रही है। यहाँ पर क्रिया के करने की बात हो रही है। कौन सी क्रिया करने की बात हो रही है? खाना खाने की क्रिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये दोनों वाक्यों को अगर हम देखते हैं, इन दोनों वाक्यों को देखकर यह समझ में आता है कि यहाँ सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। सामान्य रूप से यहाँ पर क्रिया हो रही है। तो छात्रों, अर्थ के आधार पर ऐसे वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य या फिर विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो चलिए अभी हम अर्थ के आधार पर जो दूसरा भेद है वाक्य का, तो उसे देखते हैं। निषेधवाचक वाक्य, यह भेद है। तो निषेधवाचक वाक्य को ही निषेधार्थक वाक्य भी कहा जाता है। तो निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: जिस वाक्य से किसी क्रिया के न होने या न करने का पता चले उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ठीक से समझिएगा। जिस वाक्य से कार्य या क्रिया के न होने या न करने का पता चले उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तो अभी देखिएगा, उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं कि आप उन गहनों की चिंता न करें। आप उन गहनों की चिंता न करें, यहाँ पर चिंता नहीं करने की बात की जा रही है। ठीक है, हमने क्या देखा था परिभाषा में? जिस वाक्य से क्रिया के न होने या न करने का पता चले उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो अभी इस वाक्य में क्रिया के न करने जाने की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप उन गहनों की चिंता न करें, यानी यहाँ पर क्रिया के न करने का पता चल रहा है। मेहमानों ने भोजन नहीं किया। मेहमानों ने भोजन नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं करने का पता चल रहा है, यानी क्रिया के न करने का पता यहाँ पर चल रहा है। तो इसलिए दोनों भी वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है या फिर क्रिया न करने की बात हो रही है उसे हम निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है, तीसरा भेद, वो अभी हम देखते हैं। तो चलिए छात्रों, अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रश्नवाचक वाक्य को ही प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं। अभी इस प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अभी जिन वाक्यों को पढ़ने या देखने के बाद हमें प्रश्न की अनुभूति होती है, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अभी उदाहरणों से समझते हैं, देखिएगा। रमेश खाना कब खाएगा? रमेश खाना कब खाएगा? गीता कहाँ जा रही है? अभी इन दो वाक्यों में कब और कहाँ,
ये दोनों प्रश्न सूचक शब्द आए हैं। तो इन वाक्यों को देखने के बाद हमें प्रश्न की अनुभूति होती है, और इन वाक्यों को देखने के बाद जो प्रश्नों की अनुभूति होती है, तो इसलिए ये दोनों वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, इन प्रश्न सूचक शब्दों का जहाँ पर जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है वहां पर हमें प्रश्न की अनुभूति होती है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य का 4 नंबर का जो भेद है वह देखते हैं। अर्थ के आधार पर 4 नंबर का जो भेद है वह है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब जैसे तुम स्टेशन जाओ, कृपया शांति बनाए रखें, आप घर जा सकते हैं। इन 3 वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर आज्ञा का बोध होता है, प्रार्थना का बोध होता है, अनुमति का बोध होता है। तो देखिए पहला वाक्य जो है क्या यहाँ पर अर्थ प्रकट कर रहा है कि तुम स्टेशन जाओ। तो यहाँ पर आज्ञा दी गई है, क्या दी गई है? आज्ञा कि तुम स्टेशन जाओ। ठीक है, यहाँ पर पहले वाक्य में आज्ञा दी गई है। दूसरा वाक्य क्या है? कृपया शांति बनाए रखे, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। कृपया शांति बनाए रखे, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तीसरा वाक्य है आप घर जा सकते हैं, यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। तीसरे वाक्य में अनुमति दी जा रही है। तो छात्रों याद रखना है, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा, किसी भी प्रकार की प्रार्थना या किसी प्रकार की अनुमति का जब बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य का 5 नंबर का भेद देखते हैं। तो चलिए छात्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य का 5 नंबर का भेद देखते हैं। 5 नंबर का भेद है विस्मयादिवाचक वाक्य, या इसे विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा आदि भाव का पता चलता है उसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं। देखिएगा छात्रों, ऐसे वाक्यों को पढ़कर कि जिस वाक्य में मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, उसे हम विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य कहेंगे। अभी इसमें देखिएगा, हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? यहाँ पर जो है आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। कौन सा? आश्चर्य। तो यहाँ पर इस वाक्य में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, आश्चर्य। ठीक है, अरे गाय ने दूध बंद कर दिया, तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। वहाँ क्या सुंदर नजारा है। अभी यहाँ पर हर्ष, हर्ष ने आनंद का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक, यहाँ कितनी गंदगी है। इस वाक्य में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो देखिएगा, जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा आदि भाव का पता चलता है उसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़कर अपने मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुए हैं। पहले वाक्य में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ, दूसरे वाक्य को पढ़ा तो हर्ष का भाव उत्पन्न हुआ, और तीसरे वाक्य को जब हमने पढ़ा तो घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। तो इसलिए ये तीनों वाक्य भी जो है विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसे विस्मयादिवाचक भी कहते हैं और विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य का 6 नंबर का जो भेद है उसे देखते हैं। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त होने का पता चलता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त होने का पता चलता है। अब संदेह यानी क्या? निश्चय का अभाव, यानी ऐसे वाक्य में निश्चय का अभाव होता है। होने या न होने के बीच की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर संदेह होता है। ठीक है, तो ये संदेह जो है
जहां पर जिस वाक्य में होगा वह होगा संदेहवाचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य। और जिस वाक्य में संभावना होगी, संभावना है ना क्या, पूर्ण होने की आशा हो सकती है, तो यहाँ पर संभावना जिस वाक्य में होगी वो होगा संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो अभी हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। शायद रात में बारिश होगी, शायद रात में बारिश होगी। अब यहाँ पर संदेह निर्माण होता है, यहाँ पर निश्चय का अभाव है। निश्चित है कि आज बारिश होगी, यहाँ पर निश्चय का अभाव है कि शायद रात में बारिश होगी। यहाँ पर होने न होने के बीच की स्थिति है, तो इसलिए शायद रात में बारिश होगी, यहाँ पर जो है संदेह निर्माण हो रहा है। क्या संदेह व्यक्त हो रहा है इस वाक्य में। दूसरा वाक्य देखिएगा, संभवतः राघव आज आएगा। अभी यह भी एक संदेह का एक वाक्य है कि संभवतः राघव आज आएगा, यहाँ पर भी जो है संदेह व्यक्त हो रहा है। तीसरा वाक्य है, अध्यापक कक्षा में अब आ चुके होंगे। अध्यापक कक्षा में अब आ चुके होंगे। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर संभावना जो है व्यक्त हो रही है कि अध्यापक कक्षा में आ चुके होंगे, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रही है, संभावना व्यक्त हो रही है। तो देखिएगा छात्रों, जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त होने का पता चलता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप सभी ने को पता चल गया होगा कि संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं। कि संदेहवाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसके अंतर्गत संदेह या संभावना जो है व्यक्त होती है, उन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी हम अर्थ के आधार पर 7 नंबर का जो भेद है उसे देखते हैं। तो चलिए छात्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य का 7 नंबर का भेद देखते हैं। 7 नंबर का भेद है इच्छावाचक वाक्य। इस इच्छावाचक वाक्य को इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी क्या, जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा का भाव प्रकट हो या शुभकामना का भाव प्रकट हो या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। अभी यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, यहाँ पर इच्छा जो है, इच्छा का भाव जागृत हो रहा है। इच्छा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। तुम्हारी जीवन यात्रा सफल हो, तुम्हारी जीवन यात्रा सफल हो। अभी यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, शुभकामना। यहाँ पर शुभकामना दी जा रही है। क्या शुभकामना है कि तुम्हारी जीवन यात्रा जो है सफल हो। तीसरा वाक्य है, भगवान तुम्हें 100 साल की उम्र प्रदान करे। अभी यहाँ पर आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। तो देखिएगा, जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में इच्छा का भाव प्रकट हुआ है, यहाँ पर शुभकामना का और यहाँ पर आशीर्वाद का भाव प्रकट हुआ है, तो इसलिए ये तीनों वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य है। तो चलिए अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य का जो अंतिम भेद है, 8 नंबर का वाक्य का भेद, संकेतवाचक वाक्य देखते हैं। संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है, जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरे क्रिया के होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी क्या, जब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का यहाँ पर बोध होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं।
अगर आज तुम जल्दी उठ जाते, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। तो इस वाक्य में देखिएगा, इस वाक्य में जल्दी उठने की क्रिया जो है स्कूल में समय से पहुंचने की ओर संकेत कर रही है। यहाँ पर जो क्रिया है, ठीक है, पहले वाक्य में जल्दी उठने की क्रिया स्कूल में समय से पहुंचने की ओर संकेत कर रही है। अब दूसरा वाक्य, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। इस वाक्य में मेहनत करने की क्रिया, ठीक है, मेहनत करने की क्रिया सफल होने की ओर संकेत कर रही है। मेहनत करने की क्रिया सफल होने की ओर संकेत कर रही है। यह दोनों वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर जो है दिखाया जा रहा है, निर्भर है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यहाँ पर ये दिख रहा है। तो याद रखना है, जब किसी वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, यह जब हमें पता चलता है तब वह संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हमने देखे। अभी हम क्या करते हैं देखिएगा, एक वाक्य लेते हैं, उस एक वाक्य को ही अर्थ के आधार पर 8 भेदों में जो है उसे परिवर्तित करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी वह वाक्य किस प्रकार से बन सकते हैं। तो चलिए छात्रों, अभी हम एक वाक्य का जो है अन्य वाक्यों के भेदों में जो है यहाँ पर परिवर्तित किया है। अब जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, तो इस एक वाक्य को अन्य 7 भेदों में जो है परिवर्तित किया है। अब जैसे सुशील अच्छा खाना बनाता है, यह वाक्य कौन सा है? यह वाक्य विधानवाचक वाक्य है। क्यों विधानवाचक वाक्य है? क्योंकि इस वाक्य में क्रिया करने का जो है यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। सुशील अच्छा खाना बनाता है, तो यहाँ पर क्रिया करने का जो है पता चलता है, तो इसलिए विधानवाचक वाक्य है। अब इस विधानवाचक वाक्य को ही अभी हम निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। सुशील अच्छा खाना नहीं बनाता है, सुशील अच्छा खाना नहीं बनाता है, यह वाक्य हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य। क्यों? क्योंकि क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, क्रिया नहीं बनाने की जो है हो रही है, तो यहाँ पर यह निषेधवाचक वाक्य है। अभी हम इसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। देखिएगा, क्या सुशील अच्छा खाना बनाता है? क्या सुशील अच्छा खाना बनाता है? तो यहाँ पर क्या यह प्रश्न सूचक शब्द आया है, तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद प्रश्न की अनुभूति होती है, तो इसलिए यहाँ पर यह वाक्य प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य जो है कहलाता है। तो अभी देखिएगा, ये तो हुआ विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। अभी हम देखेंगे आज्ञावाचक। सुशील अच्छा खाना बनाओ, यानी इन तीनों वाक्यों में से एक वाक्य को लिया और इसको आज्ञावाचक वाक्य बनाया कि सुशील अच्छा खाना बनाओ, तो यह बन गया आज्ञावाचक वाक्य। अब इसी वाक्य के आधार पर अभी हम विस्मयादिवाचक वाक्य बनाएंगे। वह सुशील अच्छा खाना बनाता है, वह सुशील अच्छा खाना बनाता है, तो इस वाक्य में जो है आनंद की, हर्ष की जो है अनुभूति हो रही है, यहाँ पर आनंद का भाव जो है यहाँ पर प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वह सुशील अच्छा खाना बनाता है, यह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। अभी 6 नंबर का जो वाक्य देखिए, सुशील ने अच्छा खाना बनाना चाहिए। अब इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि यह इच्छावाचक वाक्य है। इसी वाक्य के आधार पर यह वाक्य बनाया है कि सुशील ने अच्छा खाना बनाना चाहिए, तो यह हुआ इच्छावाचक वाक्य। 7 नंबर का वाक्य, शायद सुशील अच्छा खाना बनाता है। शायद, तो यहाँ पर संदेह किया जा रहा है, यहाँ पर निश्चित तय नहीं किया गया, यानी निश्चय भाव जो है यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा है कि शायद सुशील अच्छा खाना बनाता है, शायद, तो यहाँ पर संदेह निर्माण हो रहा है, तो इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। 8 नंबर का वाक्य, यदि सुशील अच्छा खाना बनाता तो वह भूखा न रहता, यानी इस वाक्य में अच्छा खाना बनाने की जो क्रिया है भूखा न रहने की ओर संकेत कर रही है, तो इस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत कर रही है, तो इसलिए यह वाक्य जो है संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार यह 8 वाक्य जो है
अर्थ के आधार पर 8 वाक्यों के भेदों में जो है विभाजित किए गए हैं। चाहे तो आप इन्हें जो है लिख सकते हो। तो चलिए छात्रों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। तो चलिए, आज हम यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।